अगर कोई न्यू बंदा है तो वो कैसे प्रोडक्ट रिसर्च करेगा? तो अगर मैं एग्जांपल दूं कि मुझे शूज़ का बिजनेस करना है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि शूज़ में कौन सी साइट्स चल रही हैं, किस प्राइस रेंज में प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, उनकी कैसी एड्स चल रही हैं। तो यहाँ से एक हमें लीड मिल जाती है किस तरह के प्रोडक्ट्स हमें करने चाहिए या टेस्ट करने चाहिए। ये एड्स किस तरह से चलाने चाहिए, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए एड्स चलाते टाइम? तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि उस बंदे को सबसे पहले बहुत कम बजट में टेस्ट करना चाहिए। कोशिश रखनी चाहिए कि कुछ ब्रॉड ऑडियंसेस पकड़नी चाहिए उसको, और अपने क्रिएटिव्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए इनिशियल डेज में। क्योंकि अगर इनिशियल डेज में वो अगर अपने क्रिएटिव्स पे ध्यान नहीं देगा और सिर्फ ऑडियंस पे ज़्यादा ध्यान देगा तो कितने प्रोडक्ट्स के बाद हमें सक्सेस मिल सकती है? कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है, बट आई वुड रिकमेंड कि वी आर डूइंग प्लस रेवेन्यू पर मंथ थ्रू आवर मल्टीपल कंपनीज। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय शो बियॉन्ड फेम विद पायल। और आज मेरे साथ हैं 3 पार्टनर्स जिन्होंने अपनी ई कॉम की कंपनी खड़ी कर दी है और आज वो ईयरली multi-million डॉलर उससे अर्न कर रहे हैं। सो वेलकम टू माय शो नरेंद्र, सुरेंद्र एंड कृष्णा। तो नरेंद्र और सुरेंद्र, सबसे पहले तो आप दोनों भाई हैं और आप बहुत टाइम से ब्लॉगिंग इंडस्ट्री का पार्ट भी हैं। तो आपने कहाँ से इसकी शुरुआत करी, कब आप इंडस्ट्री में आए थे? वैसे तो पायल जी ये 2005 से शुरू हुआ है सिलसिला। पहली बार हम आईकेएस लाइन एक वेबसाइट हुआ करती थी उस टाइम, वो सीडी वगैरह बेचती थी। उससे हमें ये पता चला कि ऑनलाइन अर्न कर सकते हो। तो उसमें 2-3 वर्ड्स का हमें नॉलेज हुआ कि एफिलिएट मार्केटिंग होती है, गूगल एडवर्ड्स होता है, एडसेंस होता है, और कुछ चैनल होते हैं जो ये एफिलिएट मार्केटिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। तो उसके बाद धीरे धीरे हम उन चीज़ों को सीखते गए, आगे बढ़ते गए। 2007-8 के बाद हमने ये डायरेक्टरी सबमिशन वगैरह का काम शुरू किया, एसईओ वगैरह का ये प्रोजेक्ट हमने लेने शुरू किए। पैरेलली हम एफिलिएट मार्केटिंग भी कर रहे थे, जो हमने थोड़ी बहुत सीखी थी इधर उधर से। देख रहे हैं कब से ये लोग इस इंडस्ट्री का पार्ट हैं। आज 2016 या 20 के बाद लोग ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट बनने लग गए हैं, लेकिन ये 2008 से ही डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में थे। उसके बाद 2008 से 2011 तक हमने वो काम किया। उसके बाद 2012 से गूगल के कुछ अपडेट्स आए, उनके लिए हम प्रिपेयर नहीं थे, उस लेवल पे हम लर्न नहीं कर पाए। 2013 से हमने प्रोजेक्ट्स को करने शुरू किए और क्लाइंट से प्रोजेक्ट ले रहे थे हम। हमारा काम चलना शुरू हो गया, वापस चीज़ें ट्रैक पे आना शुरू हुई। साइड बाय साइड में अपनी स्किल्स को अपडेट कर रहा था टेक में। और उसके बाद में 2016 एंड में हमें ई कॉमर्स वाली चीज़ पता चली और वहाँ से हमारी ई कॉमर्स की जर्नी शुरू हुई। कृष्णा, आप कब इन दोनों से मिले? मिले तो हम बहुत पहले थे इनसे। हम ब्लॉगिंग जब करते थे तो दिल्ली वगैरह में इवेंट्स होते थे, तो इवेंट्स में हमारा जाना आना लगा रहता था। तो वहाँ पे भाई लोग भी आते थे। हम इनको भाई लोग बोलते हैं क्योंकि हमसे बड़े भी एज में, और शुरू से रिश्ता बड़े भाई जैसा ही रहा है। तो वहाँ पे आना जाना रहता था, मिलते रहते थे। तो साथ में होटल ले लिया, रात भर हम बातचीत करना, और भाई क्या करते हो, कैसे करते हो, वो सब चीज़ें होती थी। फिर 2016 की बात है, हम लोग ब्लॉगिंग कर रहे थे। वी यूज्ड टू मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी आउट ऑफ दैट। बट फिर गूगल का कुछ एल्गोरिदम अपडेट्स आए, जैसे कि आप जानते होंगे पांडा अपडेट, पेंगुइन अपडेट, ऐसे रेगुलर बेसिस पे गूगल अपडेट लाता रहता है। तो हुआ यूं था कुछ कि फेब 2016 में हमारी सारी जितने भी ब्लॉग थे वो सारे पेनलाइज हो गए। तो उसके बाद में हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। जहाँ पे हम लाखों रुपए कमा रहे थे, वहाँ पे हमारे लिए ऑफिस का सर्वाइवल करना भी मुश्किल हो गया। हम रेंट भी नहीं निकाल पा रहे थे, सैलरी भी नहीं निकाल पा रहे थे। तो हमने उस टाइम पर सोचना स्टार्ट किया कि और हम क्या करें। तो हमारा एक फ्रेंड है जो अम्बाला में रहता है, अनुराग नाम है उनका। तो वो भी ब्लॉगिंग करता था, उसका भी काम चौपट हो गया। सब लोगों का काम लगभग एक जैसा ही था, तो काम खराब हो गया था। तो हमने मिलना स्टार्ट किया कि भाई क्या किया जा सकता है, कैसे कर सकते हैं। तो वहाँ पे अनुराग ने एक बात बोली कि उसका एक फ्रेंड है कोई जो ईबे पे कुछ ई कॉमर्स कर रहा था। तो उसने ये बोला कि यार हम ई कॉमर्स ट्राई कर सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है। तो आपने सुना होगा कि डूबते को तिनके का सहारा। जब हमारा कुछ नहीं चल रहा था तो हमें कुछ तो करना था। तो हमने ई कॉमर्स करना स्टार्ट किया, टेस्टिंग करनी स्टार्ट की। उस टाइम ड्रॉप शिपिंग से हमने स्टार्ट किया था। बट प्रॉब्लम ये थी कि हमें ऑनलाइन एड्स की कोई नॉलेज नहीं थी, क्योंकि जब तक हमने ब्लॉगिंग की थी उससे पहले तो हमें सिर्फ ऑनलाइन पैसे कमाना आता था, खर्च करना नहीं आता था। हमने ड्रॉप शिपिंग के लिए साइट्स बना ली, सब कुछ कर लिया, एड्स रन करनी भी स्टार्ट करी जैसे तैसे करके फेसबुक वगैरह पे। बट कोई भी सेल नहीं आ रही थी, हम कोई ऑर्डर नहीं जनरेट कर पा रहे थे, सिर्फ पैसे खर्च हो रहे थे, ऑर्डर्स नहीं आ रहे थे। तो वहां पर वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी जब आपका कोई और काम नहीं चल रहा है, जो थोड़ा बहुत आपके पास रिजर्व बचा हुआ है उसको यूज करके आप कुछ बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हो और आपका पैसा एवरीडे खर्च हो रहा है, बट यू आर नॉट मेकिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट। तो फिर हमें ध्यान आया कि यार जयपुर वाले भाई लोग
जो हैं उनको एड्स चलाने का एक्सपीरियंस है कुछ, क्योंकि इन्होंने पहले एफिलिएट वगैरह वो सब चीजें की हुई हैं, तो फिर क्यों ना भाई लोगों की हेल्प ली जाए। तो दैट्स हाउ फिर हमने इनको कॉल किया, भाई कॉमर्स कर रहे हैं और इसमें एड्स का काम है वो अपने को आता नहीं है, तो अगर आप इसमें कुछ हेल्प कर सको तो कुछ निकल जाए मे बी। तो क्योंकि भाई लोग हमेशा सपोर्टिव भी थे और एवरीबडी वाज लुकिंग फॉर समथिंग कि कुछ और नया मिले, कुछ नया सीख पाए, तो उन्होंने बोला ठीक है भाई कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वहां से फिर हम लोगों ने साथ में एक्चुअल में काम करना स्टार्ट किया। उससे पहले दोस्ती थी, बट फिर हमने काम करना स्टार्ट किया और फिर ई कॉमर्स की जर्नी स्टार्ट हुई ऑफिशियली। तो आप यानी 2015-16 में मिले हैं और आप लोग अभी तक साथ में हैं? हाँ जी बिल्कुल साथ में हैं और प्लान्स हैं कि जब तक पॉसिबल हो सके हम साथ में रहें, काम करें, ग्रो करें, बिकॉज वी लिटरली इंजॉय स्पेंडिंग टाइम टुगेदर। क्योंकि हम सिर्फ काम के लिए ही नहीं मिलते। अभी भी हम जो जयपुर आए थे या अभी आए हुए हैं तो कोई काम नहीं था बेसिकली। वैसे तो बहुत दिन हो गए तो चलो भाई कुछ आउटिंग हो जाएगी, भाई लोगों को अभी थोड़ा काम से हट के कुछ घूमना फिरना हो जाएगा। तो आप That चंडीगढ़ रहते हैं, ये जयपुर रहते हैं? यस बिल्कुल। आप लोगों की जो कंपनी चल रही है साथ में, आप लोग वो कैसे संभालते हैं और आपका उसमें क्या रोल है? मेरा रोल है बेसिकली टीम मैनेज करना। जो भी हमारी कस्टमर सपोर्ट की टीम है या फिर हायरिंग की टीम है, जो एचआर के जो रिलेटेड जो भी ऑपरेशंस होते हैं उनको हम ओवरव्यू करते हैं। और इसके अलावा जो सप्लाई चेन रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ें मैं और मेरी टीम मिलके मैनेज करती है। हाँ। कुरियर, लॉजिस्टिक्स, ऑल दोस थिंग, क्योंकि ई कॉमर्स में एलिमेंट्स बहुत सारे होते हैं। सप्लाई चेन, कस्टमर सपोर्ट, टीम ऑप्टिमाइजेशन, लॉजिस्टिक्स, ये सब चीज़ें मेरे अंडर आती हैं। ओके, और आप क्या देखते हैं? बेसिकली मैं मार्केटिंग देखता हूँ, उसमें टीम कैसे क्रिएटिव बनाना है, कैसे किस ऑडियंस को अपने को सर्व करना है, कैसे रिटारगेट करना है, वो सब चीज़ें, टीम को किस डायरेक्शन में लीड करना है, मेनली वो सब चीज़ें मैं देखता हूँ अभी तक। ओके, और आपका क्या काम है? मैं टेक साइड देखता हूँ अपने बिजनेस में, जो भी है, जैसे कि प्रोसेसिंग, ऑर्डर फुलफिलमेंट, उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगी, ऑर्डर आने के बाद कितने टाइम में वो निकल जाना चाहिए, तो वो सब आरटीओ कैसे हैंडल होगा, ऑटोमेशन करना मेरा वो गोल। तो कृष्णा, आप सप्लाई चेन देख रहे हैं, तो अगर कोई न्यू बंदा है जो ई कॉम में आना चाहता है तो वो कैसे प्रोडक्ट रिसर्च करेगा? आप तो इतने सालों से, आपको तो सब पता है ही। सब पता है ये तो आई डोंट नो, बट यस बहुत सारी चीज़ें हम क्योंकि इतने टाइम से काम कर रहे हैं तो हम जानते हैं। तो अगर कोई पर्सन नया काम स्टार्ट करना चाहता है ई कॉमर्स का, तो उसके लिए यही सजेशन रहेगी कि जो भी उनका इंटरेस्ट रहता है उसके आसपास में अगर कोई चीज़ वो फिगर आउट कर सकें या देख सके कि जो और अगर कोई सेल कर रहा हो या कोई बिजनेस उसके अराउंड चल रहा हो, तो वो एक बहुत अच्छा लीड पॉइंट हो सकता है जिससे वो अपना चीज़ के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मुझे हमेशा से बहुत ज़्यादा शूज़ का शौक रहा है। मैं शूज़ मुझे पहनने, नए नए शूज़ लेने बहुत अच्छे लगते हैं। तो अगर मैं एग्जाम्पल दूं कि मुझे शूज़ का बिजनेस करना है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि शूज़ में कौन सी साइट्स चल रही हैं, किस प्राइस रेंज में प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, उनकी कैसी एड्स चल रही हैं। तो यहाँ से एक हमें लीड मिल जाती है किस तरह के प्रोडक्ट्स हमें करने चाहिए या टेस्ट करने चाहिए। तो आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, मेथड्स हैं, जिससे बहुत इजीली यू कैन गेट टू नो कि कौन से प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, कौन सी वेबसाइट चल रही हैं। तो एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस आज के टाइम पे जो चीज़ चल रही है वो है फेसबुक एड लाइब्रेरी। यू कैन जस्ट गो देयर एंड वहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए ट्रेंडी स्नीकर शूज़ या फिर शूज़ 1500, तो ऐसा कुछ भी आप लिखोगे तो आपको बहुत सारे वहाँ पे रिजल्ट शो होंगे कि ये एड्स चल रही है जिसमें ये वाले वर्ड्स मेंशन्ड है। फिर वहाँ पर जो आपको एड्स दिख रही है उन पे क्लिक करके आप यू कैन गेट टू दोज वेबसाइट्स। फिर उस वेबसाइट पे जाकर आप देखोगे कि किस तरह के डिज़ाइंस हैं और क्या प्राइस रेंज वो ऑफर कर रहे हैं। उसके बाद में आपको समझ में आएगा, अच्छा आपको भी कुछ डिज़ाइन उसमें से अच्छे लगेंगे। ऑब्वियसली बात है कि अगर आपको शूज़ का शौक है या फुटबॉल का शौक, किसी भी चीज़ का, तो उससे रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें अच्छी लगेंगी, तो आप वो प्रोडक्ट्स या उससे मिलते जुलते प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करोगे, जिसके लिए मैनी मेथड्स हैं। वन ऑफ इज इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट पे जाके आपको लगभग हर तरह के प्रोडक्ट्स के सप्लायर मिल जाते हैं। तो वहाँ पे आप उनको भेजते हो, कांटेक्ट करते हैं कि भैया मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, क्या आपके पास मिल जाएंगे? तो नॉर्मली लोगों के पास मिल जाता है। और एक के पास नहीं भी मिला तो 2-4 लोगों से बात करोगे आप, तो किसी ना किसी के पास मिल जाएगा। फिर वो आपको एक प्राइस कोट करेंगे, हाँ जी मिल जाएगा ये प्राइस पे। तो ठीक है, आपको अब एक प्रोडक्ट मिल गया है और एक आपको प्राइस रेंज मिल गया है कि फॉर एग्जाम्पल के लिए कह देते हैं कि 400 का आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब आपको वो प्रोडक्ट अपनी एक शॉपिफाई पे बहुत इजीली यू कैन गेट योर वेबसाइट, या फिर और भी प्लेटफॉर्म्स है। वैसे शॉपिफाई इज नॉट द ओनली वन, बट यस शॉपिफाई इज मोस्ट पॉपुलर। बिल्कुल। तो यू कैन क्रिएट योर स्टोर देयर Yes. और उसके बाद आप प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हो उसके ऊपर, बहुत इजी सिंपल सी लिस्टिंग करके। और आप अपनी फेसबुक पर या गूगल पर, जिस पे भी आपकी एक्सपर्टीज है, जैसे पायल के बारे में मैं ये जानता हूँ कि आपको एसईओ बहुत अच्छे से आता है, तो आप अपने उस टैलेंट को भी लेवरेज कर सकते हो। वहाँ से आप लोगों को या ट्रैफिक
अपने साइट पे भेज सकते हो, ट्राई कर सकते हो कि अगर लोगों को वो चीज़ पसंद आ रही है। बिल्कुल। तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो, प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो, उसके ऊपर कुछ प्रोडक्ट्स का आपको लीड मिल जाता है, और फिर आपको जो भी ट्रैफिक सोर्स आता है या नहीं भी आता है तो फेसबुक एड्स बहुत इजी टू लर्न है। अगर कोई पर्सन रियली करना चाहता है ना तो वो बहुत इजीली फिगर आउट कर लेगा, ठीक है। उसके बाद में वो उसकी एड्स चलाएं, फिर देखते हैं कि किस ऐड का, किस प्रोडक्ट का रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। जिस प्रोडक्ट का रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है वो प्रोडक्ट प्रोक्योर कर लिए, कस्टमर को भेजा, और फिर ये जर्नी स्टार्ट हो जाती है। और ऐसे धीरे धीरे करके करते 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 यू गेट टू करोड़ ऑफ बिजनेस। ओके। यस। इन्होंने एड्स की बात करी, बट एड्स के एक्सपर्ट तो आप ही बैठे हैं हमारे सामने जो इतने सालों से एड्स चला रहे हैं। तो आप जरा बताइए एड्स किस तरह से चलाने चाहिए, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए एड्स चलाते टाइम? तो पायल जी, जो फर्स्ट टाइम जो क्रिएटिव बनाना चाहते हैं, एड क्रिएटिव कोई भी बंदा जैसे मान लो फेसबुक पे ट्राई करना चाहता है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि उस बंदे को सबसे पहले बहुत कम बजट में टेस्ट करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि कुछ ब्रॉड ऑडियंसेस पकड़नी चाहिए उसको, और अपने क्रिएटिव्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए इनिशियल डेज में। क्योंकि अगर इनिशियल डेज में वो अगर अपने क्रिएटिव्स पे ध्यान नहीं देगा और सिर्फ ऑडियंस पे ज्यादा ध्यान देगा तो उसका होगा क्या कि जो ऑडियंस होती है, जो प्रीमियम ऑडियंस है, ऑलरेडी उसका बाइफिकेशन हो चुका है। प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी उस चीज को जानते हैं कि कौन सी ऑडियंस कितना अच्छा परचेज करती है, कौन सी कम करती है, कौन सी ऑडियंस सबसे पहले टेस्ट करनी है। उस चीज पे ज्यादा फोकस देने की बजाय जो इनिशियली जो टेस्ट कर रहे हैं बंदे, उनको ये फोकस करना चाहिए कि मैं अपने प्रोडक्ट को कैसे बेटर वे में प्रेजेंट करूँ, ताकि जो ऑडियंस है, मान लो कि मैं अगर ब्रॉड सेगमेंट में भी जा रहा हूँ जहाँ ऑडियंस मेरी कम है लेकिन और लोग भी हैं, लेकिन मेरा जो क्रिएटिव है, जो प्रोडक्ट का जो प्रेजेंटेशन है वो उस लेवल का है कि जो ऑडियंस है वो उससे अटैच हो जाए, उससे इंटरेक्ट कर पाए। इनिशियली क्या है कि उसी से सब कुछ बिल्ड होगा। इनिशियली तो क्रिएटिव्स पे ध्यान रखना होगा, बजट उसको कम रखना होगा। ऐसे नहीं कि वो डे फर्स्ट बैठ जाएगा और 20,000 50,000 के एडसेट चलाने की सोचेगा या ट्राई करेगा तो वो उसके लिए ठीक जर्नी नहीं रहेगी, क्योंकि ये सब लर्निंग का प्रोसेस है। धीरे धीरे उसको समझ में आएगी। जो कुछ बताया जाता है यूट्यूब चैनल्स पे या कहीं पे भी एक्सपर्ट लोग भी बताते हैं, वो सब एक्यूरेट नहीं है, वो काइंड ऑफ मिथ आप कह सकते हो। जब तक आप खुद उसको एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, कोई बोल रहा है आपको 20% के हिसाब से बढ़ाते रहिए 20% के हिसाब से बढ़ाते रहिए, लेकिन आप जब उसको प्रैक्टिकली करोगे आप देखोगे कि 20% तो वर्क ही नहीं कर रहा है। आप वो सजेशंस कैरी नहीं कर सकते ना। आपको अपने लिए चीजें बिल्ड करनी है, अपने लिए टैक्टिक्स बनानी है, अपने लिए देखना है कि मैं कैसे क्रिएटिव्स कर सकता हूँ। बिल्कुल जी। तो समरी ऑफ द स्टोरी ये है कि जो चीज एक पर्सन के लिए काम कर रही है जरूरी नहीं है कि वो दूसरे के लिए या सबके लिए काम करे। तो आप किसी से बेसिक इन्फॉर्मेशन नॉलेज सीख सकते हो, बट यू हैव टू ट्रेवल योर ओन जर्नी टू नो द थिंग। तो कृष्ण, सप्लाई चेन को काफी टाइम से देख रहे हो, तो सप्लाई चेन में तो बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं, तो किस तरह के चैलेंजेस आपने इतने सालों में फेस करे हैं? चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं, बट सबसे बड़ा अगर इन्वेंट्री रिलेटेड या सप्लाई चेन रिलेटेड प्रॉब्लम की मैं बात करूं तो इंडियन ई कॉमर्स में हमने ये देखा है कि आइदर यू गो स्टॉक आउट या फिर ओवर स्टॉक। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास तो जिस चीज़ की सेल आती है वो चीज़ आपके पास से स्टॉक से खत्म हो जाएगा, और उसको दोबारा रीस्टॉक करना इज सच अ बिग चैलेंज। दूसरी चीज़ ओवर स्टॉक का मतलब ये है कि आपने सामान तो खरीद लिया, आपकी एड्स परफॉर्म कर रही थी, आपके ऑर्डर्स आ रहे थे, बट ऑल ऑफ सडन आपके पास ऑर्डर्स आने बंद हो जाते हैं। आपको पता नहीं चलेगा कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में ऐसा होगा कि आपके ऑर्डर्स एकदम से डिक्लाइन होंगे। कल तक जिस चीज़ के दिन के 100 150 200 ऑर्डर्स आ रहे थे वो दिन में 10 ऑर्डर भी नहीं आते। तो ऐसे मामले में आपके पास में स्टॉक बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। तो ये दोनों जो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिससे एवरीडे ई कॉमर्स बिजनेस ओनर्स को लड़ना पड़ता है, तो ये सबसे बड़ा सप्लाई चेन रिलेटेड प्रॉब्लम है अगर मैं बात करूँ तो आपने प्रॉब्लम तो बता दी है, लेकिन इनके सोल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इसका ये है कि सबसे पहले तो आपको एक बहुत अच्छे इन्वेंट्री मैनेजमेंट टूल के साथ काम करना होगा, जो आपको पहले से बता सके कि इस चीज का आपके ऑर्डर्स अच्छे आ रहे, इसका ट्रेंड अच्छा है, तो आपको टाइमली ऑर्डर कर सके। नॉर्मली होता क्या है, 90% ऑफ द पीपल हु आर डूइंग ई कॉमर्स वो करते ही है कि जब उनका प्रोडक्ट खत्म हो जाता है, एक्चुअल में जीरो स्टॉक हो जाता है, उसके बाद में उसका ऑर्डर प्लेस करने जाते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है कि कोई भी चीज है अगर आप बल्क क्वांटिटी में परचेज कर रहे हो तो उसको बनने में टाइम लगेगा, फिर उसके बाद में जहां से भी आप बनवा रहे हो वहां से आपके पास पहुंचने में भी टाइम लगेगा। तो प्लानिंग ऐसे होनी चाहिए कि आपके पास में कितने दिन का उस प्रोडक्ट का रनवे है, उसके हिसाब से आप परचेज ऑर्डर प्लेस कर दोगे, ताकि जब तक आपके पास वो प्रोडक्ट खत्म हो जो एग्जिस्टिंग आपके पास स्टॉक में है, तब तक उससे पहले आपके पास वो सामान वापस आ जाए। और इतनी ही क्वांटिटी में हम करें प्लेस कि ऐसा ना हो कि भाई आपके दिन के 10 पीस रहे हैं और आपने ऑर्डर कर दिया 10,000 पीस या 1,000 पीस या कुछ वैसा। तो इसके लिए एक अच्छा इन्वेंट्री मैनेजमेंट टूल होना चाहिए जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। और ये सेम चीज ओवर स्टॉक के लिए भी आपको हेल्प करता है कि कोई चीज आपके पास में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इकट्ठी हो गई है, तो
तो आपको बताता है कि भाई आपके पास इतनी क्वांटिटी या इतनी वैल्यू का प्रोडक्ट पड़ा है। तो कोई चीज़ अगर आपको बताता रहेगा तो आपका उसके लिए एक्शन लेना बहुत ईजी हो जाता है, बजाय इसके कि खुद से किसी चीज़ को सर्च करके उस पर एक्शन लेना। तो दिस इज द आंसर, आपको एक अच्छा WMS या इन्वेंट्री मैनेजमेंट टूल का यूज करना चाहिए। तो अभी कृष्णा ने बहुत अच्छी टिप शेयर करी है कैसे आप सप्लाई चेन के चैलेंजेस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस चीज के लिए एक लाइक जरूर बनता है। हमारी वीडियो पर लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और जो स्क्रीन पे है उनके साथ इसको शेयर भी कर दीजिएगा। कंपनी के अंदर टेक्नोलॉजी मैनेज करते हो तो क्या क्या ध्यान रखते हो आप? और जैसे सबसे पहले तो हम ये ध्यान रखते हैं कि जो ऑर्डर आ गया है कस्टमर का वो कितनी जल्दी अपन फुलफिल कर सकते हैं। और जैसे छोटे लेवल पे तो ऑर्डर जैसे 50 ऑर्डर आ गई, 100 ऑर्डर आ गई दिन के, तो वो इजीली मैनेजेबल होता है। पर आपके पास इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं, हज़ारों ऑर्डर देख के फुलफिल करने हैं, कस्टमर की क्यूरियोसिटी रहती है कि उसको प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी चाहिए। तो इसलिए टैग का हम इसमें इस्तेमाल करते हैं ताकि प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी डिस्पैच हो जाए। तो इसके लिए आपने एक सिस्टम बिल्ड करा हुआ होगा, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो जैसे कस्टमर का ऑर्डर आता है तो जैसे हमारे प्रिंटिंग का काम है, कस्टमाइज वाला पूरा काम है, तो जैसे हज़ारों ऑर्डर दिन के आते हैं, हर ऑर्डर हमारे लिए एक यूनिक प्रोडक्ट है। तो जैसे 1000 ऑर्डर डेली डिस्पैच करते हैं हम, तो उसको मैनेज करना होता है। तो जैसे कस्टमर को गलत फोटो चलाई गई तो उसके पास उसका तो एक्सपीरियंस खराब हो गया, तो उसके लिए हमने AI बेस्ड टूल्स बना रखी है ताकि उसमें जो हमारी प्रोसेसिंग वाली टीम है उसमें हम स्कैन करते हैं तो उनको पता चल जाता है कि ये इस कस्टमर का ऑर्डर है, उसका लेवलिंग वगैरह ये ऑटोमेशन हमने उसमें कर रखा है। आपने अभी जैसे AI के बारे में बताया कि आप AI का यूज कर रहे हैं, तो किस तरह से आप बिजनेस में यूज कर रहे हैं AI का? हमारे कॉन्टेक्स्ट में तो बिजनेस में ये यूज है कि हमारा कस्टमाइज वाला प्रोडक्ट है, तो AI का यूज सबसे पहले तो हमारी प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन में उसका यूज होता है। हर प्रोडक्ट कस्टमाइज है तो जैसे उसकी लेबल कैसे होगा, तो थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स डेली प्रोसेस कर रहे हैं, हर प्रोडक्ट कस्टमाइज है, कस्टमर की फोटो है उसके अंदर या उसका कोई भी जो प्रिंट करवाना चाह रहा है वो वाला उसके अंदर है। तो जैसे उसकी लेबलिंग कैसे होगी, जैसे हमने एक साथ मान लो 50 ऑर्डर प्रिंट किए सिंगल में, तो 50 का कैसे पता चलेगा कौन सा ऑर्डर किस कस्टमर का है? तो हमारे कॉन्टेक्स्ट में तो जैसे AI स्कैनर हमने लगा रखा है, तो उससे स्कैन करते हैं तो हमें ऑर्डर ID वगैरह पता चल जाती है कस्टमर की ये वाला ऑर्डर है, लेबलिंग वगैरह, फिर पैकिंग वगैरह वहाँ से होती है। और भी हमने इसमें ऑटोमेशन में जैसे जो हमारे प्रोसेसिंग टीम है उसके जो मैट्रिक्स है, कौन क्या कर रहा है, कौन कितनी गलतियाँ कर रहा है, वो भी सब AI बेस्ड टूल से हम मॉनिटर करते हैं। ओके, कभी ऐसा होता है कि किसी कस्टमर का प्रोडक्ट किसी और के पास चला गया और कभी ये गलती होती है आपके एंड से? पहले कुछ हमारे केसेस ऐसे आते थे कि कस्टमर को ऑर्डर तो पहुंचा बट वो ऑर्डर उसका था ही नहीं। तो जैसा आपने पूछा कि AI का यूज क्या हुआ है, तो जैसे सूरी भाई ने बताया भी कि स्कैनर की हेल्प से या AI की हेल्प से अब हम हमारा प्रीसीजन जो है वो इतना एक्यूरेट हो गया है कि पिछले 1 मंथ में अगर हमने 40,000 ऑर्डर शिप किए होंगे तो उसमें से हार्डली 1 या 2 केस ऐसा आया होगा जिसमें कस्टमर को गलत प्रोडक्ट पहुंचा होगा। बिल्कुल। तो दिस इज द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड AI यू कैन से। आपने देखा कि AI के आने से कितनी ज्यादा लाइफ आसान हो गई है। जहां पर इनके ऑर्डर पहले गलती से इधर से उधर सेंड भी हो जाया करते थे, अब वो चांसेस भी इन्होंने खत्म कर दिए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ AI। कृष्णा, जैसे आप लोगों ने काफी सारे प्रोडक्ट्स ट्राई करोगे, ये क्वेश्चन मेरा आप दोनों से ही है। तो जो बिगिनर है तो कितने प्रोडक्ट्स के बाद हमें सक्सेस मिल सकती है? कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है, बट आई वुड रेकमेंड कि कोई भी पर्सन 1, 2 या 3 प्रोडक्ट टेस्ट करने के बाद में जज ना करे कि भाई ये तो काम नहीं करता या फिर इंडियन ई कॉमर्स ऐसा ही है, इसमें ऑर्डर्स नहीं आते, इस तरह की चीजें करें। कई बार ऐसा होता है, मे बी यू आर लकी या कुछ ऐसी चीज कि आपका पहला या दूसरा प्रोडक्ट ही आपको विनर मिल जाता है। एंड समटाइम इट हैपन्स कि हमें जो अपना पहला विनर मिला था वो लगभग 7वें 8वें प्रोडक्ट में मिला था, बट उसके बाद जो सेकंड विनर की जर्नी थी वो 3 मंथ्स लगे उसमें। अच्छा। हाँ, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि परसिवरेंस यू मस्ट हैव टू हैव if you want to get into e-commerce business. Otherwise, this is more tougher than I would say SEO. आप SEO करते हो, SEO everybody knows SEO takes time. Yeah. But कोई definite time नहीं है। Sometimes your SEO can rank a website in a week as well. और कई बार तो मे बी 6 महीने में वो अपना इम्पैक्ट दिखाना स्टार्ट करे। तो दिस इज द सेम थिंग ई-कॉमर्स में भी हम कह सकते हैं। एक प्रोडक्ट में भी आपको विनर मिल सकता है, कई बार हो सकता है 20 में भी ना मिले, बट इफ यू आर ड्राइव्ड बाय दैट, अगर आप काम करना चाहते हो और आपको उसे मजा आ रहा है, अगर आप जर्नी एंजॉय करना जानते हो ना, तो आपको बहुत मजा आएगा। अदरवाइज फिर प्रोडक्ट्स सिर्फ विनर के लिए विनर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो माइट भी आप बहुत जल्दी डिस्करेज हो सकते हो। बट मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आपको एक विनर मिल गया, उसको स्केल करो,
बट उसके साथ में नेक्स्ट विनर्स की जो सर्च है वो हमेशा चलती रहनी चाहिए पैरेलली। नॉर्मली लोग ये गलती करते हैं, एक प्रोडक्ट मिल गया फिर पूरा का पूरा अपना फोकस, अपना टीम रिसोर्सेज सब उसी पे लगा देते हैं और वो प्रोडक्ट आज या कल सैचुरेट होना ही होना है, तो उसके बाद फिर दोबारा ग्राउंड जीरो से स्टार्ट करते हैं। बट अगर आप ऐसा करो कि आपका एक प्रोडक्ट चल रहा है, उसके ऊपर आप अपना 80% फोर्स लगाओ और 20% अपना टाइम या बजट थोड़ा सा नए प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग के लिए भी रखें, तो पैरेलली आपके पास नए नए प्रोडक्ट्स आपके फनल में आते रहेंगे और इस तरीके से आपका बिजनेस ग्रो भी करेगा और आपको नए प्रोडक्ट्स, नए विनर्स मिलते रहेंगे। मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि मेन जो चीज़ होती है इसमें वो होती है प्रोसेस। प्रोडक्ट आपको मिल गया, वो सक्सेसफुल है, मिल गया, उसके लिए एक तो आपको टाइम देना पड़ेगा। बिल्कुल, आप ऐसे नहीं डिसाइड कर सकते कि आपने 3 दिन सेल कर दिया तो वो विनर है। हाँ हाँ, और 3 दिन बहुत स्लो बिक रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो यूजर है। वो चीज टाइम लेगी, जैसे एसईओ में टाइम लगता है, प्रोडक्ट फाइंडिंग में भी थोड़ा टाइम लगेगा। एक तो आपको पेशेंस रखना होगा, एक आपको एसओपी बिल्ड करनी होगी, उसके अराउंड एक प्रोसेस बिल्ड करनी होगी कि मैं कैसे टेस्ट करूंगा, मेरे कौन सी मैट्रिक्स है कि हाँ ये प्रोडक्ट ठीक है, ये रिजेक्ट है, ये एवरेज है, चलो इस पे इतना ध्यान नहीं देते। अब इतनी बड़ी कंपनी रन कर रहे हैं, इतने पैसे कमा लिए हैं, अब इसके बाद कृष्णा ने एक अपना यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट करा है, तो उनसे जानते हैं कृष्णा आपके चैनल का नेम क्या है? मेरे चैनल का नेम है गेम ऑफ सेलिंग। तो आप अपने चैनल पर कर क्या रहे हैं? बेसिकली मेरा एक कोर बिलीफ है कि एनीथिंग यू आर डूइंग, यू आर एक्चुअली सेलिंग समथिंग, अच्छा, समथिंग टू समवन। चाहे आप कंटेंट भी बना रहे हो तो यू आर बेसिकली सेलिंग समथिंग टू समवन। कई बार लोग डायरेक्टली सेलिंग को ही सेलिंग समझते हैं, इनडायरेक्ट सेलिंग को सेलिंग नहीं समझते। बट अगर आप अपनी ऑफिस में किसी हायरिंग के लिए किसी कैंडिडेट से बात भी कर रहे हो ना, तो समहाउ यू आर सेलिंग समथिंग, क्योंकि आप उसको अपने ड्रीम्स, अपने विजन सेल कर रहे हो, तो वो आपको ज्वाइन करता है। बिकॉज एक कैंडिडेट के पास ज्वाइन करने के लिए हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज के ऑफर होते हैं नॉर्मली। जो मेरा चैनल है गेम ऑफ सेलिंग, वहां पर इंडियन ई कॉमर्स रिलेटेड एवरीथिंग फ्रॉम ग्राउंड जीरो स्क्रैच टू द जहां तक हम जिस लेवल तक का बिजनेस कर रहे हैं, विच इज मोर देन वी आर डूइंग 1 million प्लस रेवेन्यू पर मंथ थ्रू अवर मल्टीपल कंपनीज जो हमारे ब्रांड्स हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि गेम ऑफ सेलिंग के ऊपर आप अपने ई कॉमर्स अगर आप करना चाहते हैं, उसके रिलेटेड किसी भी चीज के बारे में को सीखना चाहते हैं, तो दिस चैनल कैन हेल्प यू अलॉट। जो भी सीखना चाहते हैं कि कैसे स्टार्ट करें ई कॉम बिजनेस, इनसे इंस्पिरेशन लेना चाहते हैं, इनकी जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं, इनसे टिप्स लेना चाहते हैं, तो आप भी इनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो नरेंद्र, जो फर्स्ट टाइम एड रन कर रहा है, उसको अपना गोल कैसे डिसाइड करना चाहिए एड्स को लेकर? देखिए कि फेसबुक एड्स में गोल क्या होगा, सबसे पहले ही देखना है कि आप क्या करना चाहते हो, उससे क्या अचीव करना चाहते हो। तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव होते हैं उसमें अलग। आपको आपका कोई ई कॉमर्स ब्रांड है तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव है सेल, उससे नीचे मेरे हिसाब से कोई फायदा नहीं है आप और कोई भी ऑब्जेक्टिव मिले, क्योंकि जो फेसबुक का जो एल्गोरिथम है वो इस तरह से है कि जिस पर्टिकुलर चीज के लिए आप ट्राई कर रहे हो उसी के लिए वो आपको ट्रैफिक देगा। इवन ऐसा है कि अगर आप एड टू कार्ट ऑब्जेक्टिव लेके चलते हो तो मैं ये कहूंगा कि अगर 100 एड टू कार्ट भी आ गए और एक सेल भी नहीं आई तो वो भी पॉसिबल है, क्योंकि फेसबुक को ये एग्जैक्ट प्रिसीजन से पता है कि कौन सा कस्टमर है जो सिर्फ एड टू कार्ट करेगा और परचेज नहीं करेगा। तो गोल्स के बारे में आपको डे फर्स्ट को क्लियर होना चाहिए। वो टाइम गया जब आप किसी और ऑब्जेक्टिव के लिए चला रहे थे, दूसरा ऑब्जेक्टिव भी सर्व हो रहा था। आज वैसा नहीं हो सकता। आज जो प्लेटफॉर्म्स है वो इतने एडवांस हो चुके हैं, वो अपनी टेक पे काम कर रहे हैं, एआई यूज करते हैं, वो एक मतलब इन सब सिस्टम से काफी आगे है। तो मेरा सजेशन यही है कि जो गोल आपका है उसको क्लियरली डिफाइन करो, उसी के हिसाब से काम करो। अगर ई कॉमर्स बिजनेस हो तो डायरेक्ट सेल के लिए जाओ, सेल अचीव हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो मैटर नहीं करता सीटीआर क्या आ रहा है, कितने लाइक आ रहे हैं, कितना वायरल हो रहा है, मैटर नहीं करता। जो मैट्रिक है आपका वो नहीं मिल रहा आपको तो बेस्ट है आपकी, बदलाएंगे उस चीज का। तो क्रिएटिव रिलेटेड आपके कोई सजेशन? जैसे कि हमारी जो जर्नी onjs.in में हुई थी, उसमें जो हमने डे फर्स्ट से जो शुरू किया था, तो हमने क्रिएटिव्स के लिए कोई उतना तामझाम नहीं किया कि ये करना है वो करना है। हमने सिंपली जो प्रोडक्ट है रॉ एंड रियल दिखाया है कस्टमर। आई विल सजेस्ट कि जो यूजीसी कंटेंट है वो बहुत पावरफुल है सोशल मीडिया में। तो ये आप वो ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस रखने की जरूरत नहीं है कि आपको एक प्रॉपर शूट चाहिए तो ही आप कुछ कर सकते हो। इसमें आपका प्रोडक्ट ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस है, आप उसको अगर रॉ एंड रियल भी दिखाओगे तो कस्टमर विल अंडरस्टैंड और कस्टमर विल इंटरेक्ट विथ योर प्रोडक्ट एंड यू विल गेट गुड नंबर्स, योर कस्टमर विल रिपीट विथ यू। दैट्स इट। और ऑप्टिमाइजेशन पर कब ध्यान देना चाहिए? जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था कि जो इनिशियल टेस्टिंग होती है उसमें अपने को ब्रॉड जाना होता है।
चाहे आप इंटरेस्ट भी सिलेक्ट कर रहे हो तो अपने इंटरेस्ट मतलब ब्रॉड होनी चाहिए, उनकी साइज बड़ी होनी चाहिए। जैसे आपको ट्रेवलिंग से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है आपका, तो ट्रेवल ऐसे कीवर्ड आपको इनिशियली सेलेक्ट करनी चाहिए। आप ऐसे स्पेसिफिक नहीं जा सकते कि आप एक कोई छोटे ट्रेवल से छोटे पार्ट को, छोटे इंटरेस्ट को उठा लिया और उस पर टेस्ट कर रहे हो, तो वो अनफेयर है आपके बिजनेस के लिए। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि इनिशियली आप टेस्टिंग करो, ब्रॉड ऑडियंस के साथ करो, फिर धीरे धीरे उसको ऑप्टिमाइज करो। चीजें जैसे फिगर आउट होती है वैसे काम करो ऑप्टिमाइज। डे फर्स्ट पे आप ऑप्टिमाइजेशन करने की सोचोगे तो वो अनफेयर है आपकी बिजनेस के लिए। आपको पहले ये वर्कआउट करना होगा कि ऑडियंस की तरह ये ऑसम की तरह लाइक, तो इसमें अभी डे फर्स्ट को आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये मेरा जो कस्टमर है वो कहाँ है, कैसे होंगे इश्यूज। मैंने देखा है काफी सारे लोगों के एड अकाउंट्स उड़ते रहते हैं, तो इनका रीजन क्या होता है एड अकाउंट्स उड़ने का? देखिए, वैसे तो एड अकाउंट डिसेबल या बैन होने के बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन जो मैं स्पेसिफिकली जो सजेशन दूंगा मैं अपनी तरफ से, वो ये रहेगा कि जब आप नए एड क्रिएट करते हो ना, तो वहाँ जो आपकी वर्डिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि जो वीडियो वगैरह में कोई इश्यू होगा वो तो सिस्टम वैसे निकाल देगा उसको, तो वो अप्रूव नहीं होगा। लेकिन अप्रूव होने के बाद डिसअप्रूव हो रहा है और आपके अकाउंट डिसेबल हो रहे हैं या बैन हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो आप लैंग्वेज उसमें यूज कर रहे हो, जैसे कि कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको आप यूज नहीं कर सकते, तो वो आपको फाइंड आउट करने होंगे। बहुत से जो एक्सपर्ट है उन्होंने सजेस्ट कर रखा है कौन कौन से वर्ड्स आपको एड्स में यूज नहीं करने हैं। जनरली उनमें ऐड अप्रूव हो जाते हैं ऑटोमेटिक जब वो उनके सिस्टम से निकल जाते हैं वर्ड, लेकिन जब बाद में थोड़े टाइम चलते हैं तो उनसे अकाउंट उड़ जाते हैं। एक तो ये चीज है। दूसरा मैं सजेस्ट करूंगा कि जो कस्टमर का जो फीडबैक है, जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो वो किस क्वालिटी का है, वो डिफाइन करेगा कि आपका बिजनेस, आपका एड अकाउंट कितने दिन चलेगा। तो जैसे अभी नरेंद्र भाई ने बताया कि कस्टमर फीडबैक, तो ये एक ऐसी चीज है जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ई कॉमर्स बिजनेस के लिए, और वन ऑफ द लीस्ट यूज थिंग है जो ई कॉमर्स बिजनेस ओनर्स करते हैं। लोगों को लगता है फीडबैक लेना एक लग्जरी है, ऑप्शन है, मतलब लो तो ठीक है, नहीं लो तो कोई चक्कर नहीं है, बट एक्चुअल में फीडबैक लेना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द बिजनेस, क्योंकि उससे आपको एक्चुअल में पता चलता है कि जो आपका कस्टमर है, जिसको आप बहुत मेहनत करके पता नहीं फेसबुक एड्स, गूगल एड्स और SEO 100 चीजें करने के बाद एक कस्टमर जो आप लेते हो, आपके पास कस्टमर मिलता है, उसको एक्चुअल में आपकी चीज पसंद आ भी रही है या नहीं आ रही है। या मान लो आपका प्रोडक्ट तो पसंद आया, बट आपकी सर्विस रिलेटेड कोई चीज है जिससे कस्टमर ऑफेंड हो गया, उसको पसंद नहीं आई, तो अगर आप फीडबैक लोगे तो आपको पता चल पाएगा कि कस्टमर को क्या चीजें अच्छी लग रही है आपके बिजनेस में, किन चीजों में वो स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट देखता है। कस्टमर एक्चुअल में आपके ब्रांड से लॉयल होना चाहता है, अगर आप उसके लिए लॉयल्टी आसान बना दो, तो इसके लिए चीज ही सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको फीडबैक लेना चाहिए। आई वुड हाईली रिकमेंड एवरी बिजनेस ओनर, और ये सिर्फ ई कॉमर्स की नहीं है, आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, आपको हमेशा कस्टमर से जानने की कोशिश करना चाहिए कि उनको क्या लगता है आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में, और अगर कोई भी सजेशन वो प्रोवाइड कर सके आपके बिजनेस में इंप्रूवमेंट के लिए, तो उसके वो सजेशन लेनी चाहिए और उस पर वर्क करना चाहिए। आज अगर हम दुनिया में बात करें, मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस इज अमेजन, और अमेजन बना ही कस्टमर फीडबैक के दम पे है। अपने प्रोडक्ट के ऊपर वर्किंग करके हर जगह पर उन्होंने अंडर प्रॉमिस और ओवर डिलीवर किया है। हम लोग या मैक्सिमम लोग जो नॉर्मली जो लोग करते हैं बिजनेस, वो ओवर प्रॉमिस और अंडर डिलीवर करते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम, और इसको समझना पड़ेगा और इसको कैटर करना पड़ेगा। तो दिस इज माय आंसर टुवर्ड्स दैट। तो आपकी जो कंपनी चल रही है, आपका टीम साइज क्या है? हमारी टीम साइज है अराउंड 80 पीपल। तो इसमें तो बहुत सारे चैलेंजेस आते होंगे, आप वो सब कैसे मैनेज कर रहे हो, टीम कैसे मैनेज कर पा रहे हो? इनिशियली चैलेंजेस थे, बट ओवर द पीरियड हमने भी कुछ चीज़ें सीखी, और बीच बीच में हमने लोगों को ट्रेन किया हमारे टास्क को करने के लिए, मैनेज करने के लिए। तो आज हमारे पास टीम वाइज TLs हैं जो अपनी टीम्स को मैनेज करते हैं, और उसके साथ में हमने कुछ लोगों को हायर किया जिनको प्रियर एक्सपीरियंस था टीम्स मैनेज करने का या सिस्टम्स बिल्ड करने का। तो दे आर टेकिंग केयर ऑफ द थिंग, और चीज़ें चल रही है। टीम का वर्क मैनेज करने के लिए या देखने के लिए कौन क्या काम कर रहा है, इसके लिए आप टूल्स भी यूज करते होंगे, तो किस तरह के टूल्स यूज कर रहे हैं आप? देखिए, अभी हम कोई पर्टिकुलर टूल यूज नहीं कर रहे हैं। हम इनिशियली ऐसा सिस्टम बिल्ड किया है हमने कि हमने हर वर्कर के लिए, हर एम्प्लॉय के लिए एक वो बनाया है, एक इंसेंटिव सिस्टम। उसमें उसकी मैट्रिक्स होते हैं, हर टास्क का साइन कर रखे हमने कि किस बंदे का क्या टास्क है, उस हिसाब से उसके मैट्रिक्स आते हैं, कौन बंदा क्या काम कर रहा है, टीम का क्या वर्कआउट हुआ है उस दिन, वो मैनेजर्स को और मैनेजर्स के थ्रू हमें रेगुलरली वो चलता रहता है। तो हम किसी को इमोशन के बेस पे जज नहीं करते कि
ये ठीक है, ये गलत है। हम सिर्फ नंबर देखते हैं, इसके नंबर अच्छे हैं, ठीक है भाई इससे बात करो, ठीक है तू क्या क्या अच्छा कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो वो चीज हम और लोगों को फॉरवर्ड करते हैं उस हिसाब से। कोई अगर पोअरली परफॉर्म कर रहा है तो उसके मैट्रिक्स से देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यू है। तो आप तीनों को इतना टाइम हो गया है, इतने सालों से आप लोग साथ में हैं, एक पार्टनरशिप है जो आपकी अभी तक कंटिन्यू है, तो इसका सीक्रेट क्या है? देखिए इसका सीक्रेट मेरी तरफ से तो मैं यही ऐड करूंगा कि जो हमारे जो गोल्स हैं वो काफी सिमिलर है। तो हमारा तो अगर कभी आउटिंग भी होता है, हम साथ में घूमते फिरते हैं, तो वहाँ भी आई थिंक 80-90% टाइम हमारा बिजनेस से रिलेटेड चीजों में जाता है। वहाँ भी हम कर कुछ एक्टिविटी रहे होते हैं, पर दिमाग हमारा डिस्कशन वगैरह बिजनेस से रिलेटेड चलता रहता है। तो हमारे लिए तो मतलब हम तो मतलब फ्रेंड्स की तरह, फैमिली की तरह है, साथ रहते हैं। मतलब हमारे तो ऑब्जेक्टिव्स काफी मैच है अभी तक, तो हमें अभी तक कोई इश्यू आया नहीं। अगर मैं इसमें कुछ ऐड करूं तो यही होगा कि अपने जो गोल्स हैं वो लॉन्ग टर्म अगर लेके चलते हैं हम, तो बहुत सारी चीज़ें वैसे ही प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। पास्ट में हमारी कुछ पार्टनरशिप रही है जिसमें हमारा एक्सपीरियंस ख़राब हुआ था, तो यही था कि हमने चीज़ें प्रॉपरली पॉइंट टू पॉइंट क्लियर नहीं किया था पहले। तो जो हमारी पुरानी सीख थी उसको हमने यहाँ पर नहीं होने दिया। इम्प्लीमेंट कराया। हाँ, हमने पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर लिया किसका काम क्या है, किसके अंडर क्या आता है। अगर जो चीज़ मेरे अंडर आ रही है अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आएगा तो उसको मुझे आंसर करना है। जो चीज़ इनके वर्क के रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर आ रही है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी है। तो इससे क्या होता है कि आप कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं, ना के बराबर होते हैं। तो अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रॉपर्ली डिवाइड कर लें और उसके ऊपर वर्क करें, किसी से प्रॉब्लम हो रही है उसको क्लियरली बताएं। नॉर्मली हमने ये देखा है कि पार्टनरशिप में लोग अगर किसी के काम से खुश नहीं है तो उसको ना बता के दूसरे लोगों को बताते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो आपको ओपनली बात करना चाहिए कि भाई तुम्हारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी था और ये नहीं हो पा रहा है, तो या तो आपको इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा या फिर आप बताओ कि क्या करें, क्योंकि तुम्हारी अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से या तुम्हारा टाइम ना देने की वजह से तुम्हारा वाला जो पोर्शन है वो नहीं हो पा रहा है और उससे बिजनेस नेगेटिवली इंपैक्ट हो रहा है। तो यू हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। लोग ओपनली बात नहीं करना चाहते क्योंकि उससे एक एम्बैरेसमेंट सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। बट इन अ बिजनेस यू हैव टू डू दैट थिंग। कहते हैं कि व्हेन यू आर इन द बिजनेस कीप योर इमोशंस आउटसाइड द डोर। जो पॉइंट है, जो जरूरी चीजें हैं उसके ऊपर आपको बात करना पड़ेगा। डजंट मैटर आप उसको पसंद करते हो या आपको वो चीजें बात करने में ऑकवर्ड फील होता है, यू हैव टू डू इट। अदरवाइज फिर आप इमोशनल ड्रामा और उस समय लगे रह जाओगे और ग्रो नहीं कर पाओगे। अगर आपको ग्रो करना है तो आपके पार्टनरशिप के टर्म्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, किसकी क्या इक्विटी, क्या शेयर, किसको क्या सैलरी, क्या मिलेगा, एवरीथिंग शुड बी प्री डिफाइंड। वो बीच बीच में चेंजेस हो सकते हैं बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस यारी दोस्ती में काम स्टार्ट कर दिया और उसके बाद में बस सब एज्यूम कर रहे कि ये वो कर लेगा, ये वो कर लेगा, फिर करता कोई नहीं जब तक डिफाइन ना हो पहले से चीजें। मेरा मानना इसमें ये है कि जब गोल बड़ा होता है, जब आपके गोल्स अलाइंड हैं, आपको ग्रोथ करनी है तो ग्रोथ इज मोर इम्पोर्टेंट। आपका बिजनेस आपके इमोशन से मोर इम्पोर्टेंट है और आपको बिजनेस को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना होता है, ना कि अपनी इमोशंस को। जो पार्टनर्स के बीच में जो भी चीजें हैं वो क्लियर होना जरूरी होता है। जैसे हम कोई भी डिसीजन लेते हैं तो पहले आपस में डिस्कस करते हैं, उसके बाद भी नेक्स्ट स्टेप जो भी होता है उसमें जो वोटिंग होती है उसके हिसाब से हम डिसीजन लेते हैं। तो आप लोगों की कंपनी का नेम है मैक्स ग्रेड प्राइवेट लिमिटेड, इसके अंडर में आप काफी सारी चीजें कर रहे हैं। तो आपका एक ब्रांड है omgs.in। तो जरा बहुत सारे लोग इस सवाल को जानना चाहते हैं कि ये OMGS कहाँ से आया? तो देखिए इसकी शुरुआत अनमेल में हुई थी। हम क्या ड्रॉप शिपिंग का काम करते थे OMG Couch.com। तो वहाँ से हमें क्या है OMG वाला पार्ट लेना था, माई वर्ड वाला, तो उसी से रिलेटेड हम डोमेन सर्च कर रहे थे। तो अनमेल में हमने सोचा चलो कुछ फालतू फ्री मूवी वाला है कि ऐसा लगा देते हैं, तो OMGS करके सर्च किया, मिल गया। तो 3-4 लेटर डोमेन मिल गया तो हमने ले लिया, ठीक है। अनमेल में ऐसे शुरुआत हुई थी। बाद में हमने इसका मीनिंग ढूंढा है कि ऑनलाइन मर्चेंडाइज स्टोर, तो इस तरह से OMGS पे हमने रखी शॉर्टशिप। तो आज हमारे साथ हैं नरेंद्र, सुरेंद्र और कृष्णा, और तीनों ने ही हमें बताया कि कैसे कंपनी को चलाना चाहिए, ई-कॉम बिजनेस कैसे होता है, क्या चैलेंजेस हम फेस करते हैं। तो इस सब के लिए उनके लिए एक लाइक जरूर बनता है। प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको इन तीनों से कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें पूछ सकते हैं। ये तीनों आपके क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर करेंगे। थैंक यू आप लोगों का हमारे शो में आने के लिए।